हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइस फाइनली आज का AEW डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। जो डायनामाइट शो AEW के रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू के पहले का गो होम एडिशन डायनामाइट शो था, जिसके साथ ही एक स्पेशल डायनामाइट क्रॉसरोड शो था। और इस वीक के डायनामाइट शो पर हमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली है, जिन सभी चीजों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और गाइज करते हैं इस वीक के AEW डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज सरप्राइजिंगली इस वीक के AEW डायनामाइट शो की शुरुआत AEW के मेंस डिवीजन से एक मिक्स्ड जेंडर टैग टीम मैच से हुई, जहां पर कोडी रोड्स और रेड वेलवेट मिलकर शाकिल ओनील और जेड कारगिल को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत कोडी रोड्स और शाकिल ओनील ने की। और इस मैच के शुरुआत में ही शाकिल ओनील ने दिखा दिया कि शाकिल ओनील कितने बढ़िया रेसलर है, क्योंकि हमें इस मैच में शाकिल ओनील की तरफ से काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। जिसके साथ ही जब इस मैच में जेड कारगिल को टैग मिला, तब जेड कारगिल ने भी इस मैच में अपने काफी बढ़िया मूव्स दिखाए हैं। और इस मैच में हमें 2-3 काफी बढ़िया स्पॉट्स भी देखने को मिले कि जब शाकिल ओनील रिंग साइड पर खड़े थे, तब कोडी रोड्स के नाइटमेयर फैमिली के मेंबर और बिली गन के बेटे ऑस्टन गन ने शाकिल ओनील के पीठ के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक किया, जिसके ऊपर गुस्सा होकर शाकिल ओनील ने पूरे के पूरे नाइटमेयर फैमिली के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और इसी मैच में हमें शाकिल ओनील ब्रॉडी ली को ट्रिब्यूट देते हुए एक पावर बॉम्ब भी लगाते हुए दिखाई दिए। और कोडी रोड्स ने भी अपनी ताकत दिखाते हुए शाकिल ओनील के ऊपर एक काफी बढ़िया पावर स्लैम लगाया। पर इस मैच का सबसे बड़ा स्पॉट तो तब आया जब कोडी रोड्स ने भागते हुए आकर शाकिल ओनील के ऊपर एक बहुत ही बड़ा क्रॉस बॉडी लगाया। और ये दोनों ही सुपरस्टार टेबल्स के थ्रू गए, जो देखने के लिए काफी बढ़िया स्पॉट रहा। और यहीं पर रेड वेलवेट इसी का फायदा उठाकर जेड कारगिल के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए तैयार थी। पर सरप्राइजिंगली जेड कारगिल ने रेड वेलवेट की फिनिशर को रिवर्स कर रेड वेलवेट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर रेड वेलवेट को पिन कर जेड कारगिल ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी शाकिल ओनील हिल नहीं रहे थे। पर ब्रेक के बाद हमने देखा कि AEW शाकिल ओनील को एम्बुलेंस के अंदर ले जा रही है। पर टोनी शिवानी शाकिल ओनील से कुछ बात करना चाहते थे, इसीलिए यहाँ पर टोनी शिवानी शाकिल ओनील का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। पर जब एम्बुलेंस का दरवाजा खुला, तब सरप्राइजिंगली शाकिल ओनील एम्बुलेंस के अंदर नहीं थे। जिसके बाद शाकिल ओनील के ऊपर बात करते हुए टोनी शिवानी ने कहा कि हमें फ्यूचर में शाकिल ओनील के बारे में काफी सारी अपडेट्स पता चलने वाली है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर पाक और रे फिनिक्स का मैच लोकल टैलेंट के खिलाफ दिखाई दिया। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली ये मैच शुरू होते ही पाक और रे फिनिक्स ने लोकल टैलेंट्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया, जिस अटैक में हमें पाक और रे फिनिक्स की तरफ से काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर इन लोकल टैलेंट्स को कोई भी कमबैक करने का मौका नहीं मिला। और इस मैच के आखिर में रे फिनिक्स ने लोकल टैलेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर यहाँ पर उन्हें पिन कर ये मैच जीत लिया है। और ये मैच एक टोटली स्क्वाश मैच था। लेकिन गाइज इसके बाद हमें आगे डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और MJF की उनके रेवोल्यूशन पे प्रीव्यू में होने वाले मैच को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली। और यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस जेरिको और MJF को कई सारे सवाल पूछे गए, जैसे कि लास्ट वीक उन्होंने यंग बक्स के फादर के ऊपर अटैक क्यों किया, और क्या उन्हें लगता है कि वो AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं या नहीं। जिन कुछ सवालों के जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको रेसलिंग इंडस्ट्री के काफी बड़े सुपरस्टार्स के साथ टैग टीम पार्टनर रह चुके हैं, जैसे कि ड्वेन द रॉक जॉनसन और AEW के खुद के पॉल वाइट। इसीलिए क्रिस जेरिको को लगता है कि क्रिस जेरिको AEW के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बन सकते हैं। पर यहीं पर जेरिको से ये भी सवाल पूछा गया कि करंटली सैमी गेवेरा की इनर सर्कल में वापस आने की स्टेटस क्या है, जिस सवाल का जवाब देते हुए MJF तो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। पर यही क्रिस जेरिको ने कहा कि जेरिको ने पहले ही कह दिया है कि जेरिको सैमी गेवेरा का नाम नहीं सुनना चाहते। जिसके बाद यहाँ पर सरप्राइजिंगली एरिक बिशॉफ आ गए और एरिक बिशॉफ ने यहाँ पर क्रिस जेरिको से सवाल पूछा कि क्या क्रिस जेरिको को पता है कि पापा बक की हालत कैसी है, जिसके ऊपर जवाब देते हुए क्रिस जेरिको ने कहा कि क्रिस जेरिको को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तभी यहाँ पर यंग बक्स आ गए और यंग बक्स ने क्रिस जेरिको से कहा कि आज जो चीजें हो रही है उन सभी चीजों के लिए यंग बक्स के फादर ही जिम्मेदार है, क्योंकि अगर यंग बक्स के फादर अच्छी तरीके से यंग बक्स को नहीं संभालते तो फिर आगे चलकर यंग बक्स AEW कंपनी शुरू नहीं करते। और अगर आज AEW कंपनी नहीं होती तो फिर MJF घर पर बैठकर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते और क्रिस जेरिको आज किसी परफॉर्मेंस सेंटर में पड़े होते। जो बात कहकर यहाँ पर यंग बक्स ने क्रिस जेरिको और WWE के ऊपर एक शॉट ले लिया है। पर मैट जैक्सन ने यहाँ पर यह भी कहा कि उनके फादर ने उन्हें सिखाया है कि अगर कोई चीज अपने फैमिली को परेशान करती है तो फिर उस चीज को अच्छी तरीके से ठिकाने लगाना चाहिए। जो बात कहने के बाद यंग बक्स ने क्रिस जेरिको और MJF के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया।
पर यहाँ पर नंबर्स गेम क्रिस जेरिको और एमजेएफ के साथ रहा, इसीलिए यहाँ पर इक्वलाइजर के तौर पर इम्पैक्ट वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस गुड ब्रदर्स भी आ गए। और यहाँ पर गुड ब्रदर्स ने यंग बक्स से कहा कि वो सैंटाना और ओर्टिज को एक टेबल के थ्रू रखे, क्योंकि यंग बक्स के फादर के ऊपर अटैक करने का आइडिया सैंटाना और ओर्टिज का ही था। और मुझे लगता है कि यहाँ पर गुड ब्रदर्स ने यंग बक्स को एक काफी गलत एडवाइस दी है, क्योंकि गाइस जब यंग बक्स ने सैंटाना और ओर्टिज के ऊपर एक टेबल के थ्रू अपने अपने मुंह लगाए, तब ये मुंह लगाने के बाद हम देख पा रहे थे कि यंग बक्स कितने दर्द में है। और मुझे लग रहा है कि प्रोबेबली ये स्टोरी लाइन आगे चलकर यंग बक्स और गुड ब्रदर्स के बीच में एक मैच को बिल्ड कर रही है, क्योंकि गुड ब्रदर्स कई देर से यंग बक्स को काफी गलत एडवाइस दे रहे हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि आगे इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW के मेंस डिवीजन से एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर FTR और टली ब्लैंचेट मिलकर जुरासिक एक्सप्रेस को फेस कर रहे थे। और यहां पर FTR के कॉर्नर में JJ डिलन भी थे, जिन्हें देखकर तो मुझे पुराने दिनों की याद आ गई कि जब ये 4 हॉर्समैन फैक्शन का हिस्सा थे। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो फिर ये टली ब्लैंचेट का 30 साल में पहला रेसलिंग मैच था। और यहाँ पर इस मैच में टली ब्लैंचेट की भी हमें काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और FTR के हर एक रेसलिंग मैच की तरह ही ये रेसलिंग मैच भी एक काफी क्लासिक रेसलिंग मैच रहा, जहां पर मैच के शुरुआत में FTR ने जुरासिक एक्सप्रेस के जंगल बॉय के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया। और कई बार JJ डिलन ने रिंग साइड पर खड़े होकर जुरासिक एक्सप्रेस को इस मैच में डिस्ट्रैक्ट कर FTR को इस मैच में एडवांटेज दिया। और एक फनी सिचुएशन की तरह ही हमें इस मैच में टली ब्लैंचेट एक सुसाइड डाइव के लिए जाते हुए दिखाई दिए, लेकिन टली ब्लैंचेट ने ऐसा नहीं किया। पर जब एक बार लुचासोरस को टैग मिला, तब हमें इस मैच में बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले। और एक टाइम के लिए तो टली ब्लैंचेट और लुचासोरस दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद लुचासोरस ने टली ब्लैंचेट के ऊपर भी अटैक किया। पर जब इस मैच के आखिर में लुचासोरस FTR के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब रिंग साइड पर किसी कैमरामैन ने जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर दिया। और उसी कैमरामैन ने वापस से जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर FTR को अपना फिनिशर लगाने के लिए मदद की, जिसके सहारे जुरासिक एक्सप्रेस के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर FTR ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद हमें पता चला कि गाइस वो कैमरामैन कोई और नहीं बल्कि टली ब्लैंचेट के रिटर्निंग क्लाइंट शॉन स्पियर्स थे, जिन्होंने टली ब्लैंचेट को ये मैच जीतने के लिए मदद की। पर इसके बाद सरप्राइजिंगली यहाँ पर हमें आर्न एंडरसन भी देखने को मिले। और आर्न एंडरसन ने यहाँ पर 4 का सिग्नल किया, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि आर्न एंडरसन यहाँ पर AEW कंपनी में 4 हॉर्समैन फैक्शन टीज कर रहे हैं, जिससे मुझे लगता है कि फाइनली अब AEW कंपनी में 4 हॉर्समैन फैक्शन आने वाली है। पर इसके बाद यहाँ पर टोनी शिवानी पॉल वाइट AKA द बिग शो का इंटरव्यू लेने के लिए आ गए। और यहाँ पर बिग शो का इंटरव्यू लेते हुए पॉल वाइट ने बिग शो से पूछा कि बिग शो को AEW कंपनी में आने से कैसा लग रहा है। जिस सवाल का जवाब देते हुए बिग शो ने सभी फैन से पूछा कि क्या किसी ने सोचा था कि बिग शो AEW कंपनी में आने वाले हैं। पर इसके बाद आगे बात करते हुए बिग शो ने अपने AEW डार्क एलिवेशन शो को प्रमोट किया। पर यहीं पर एक काफी बड़ी बात कहते हुए बिग शो ने ये टीज कर दिया है कि प्रोबेबली AEW आगे चलकर एक काफी बड़े सुपरस्टार को अपने कंपनी में साइन करने वाली है। और ये सुपरस्टार या फिर कहो ये रेसलर कौन होने वाला है, ये हमें AEW के रेवोल्यूशन पेपर में पता चलेगा। और इस आदमी को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा सरप्राइज होने वाले हैं। जो बात यहाँ पर पॉल वाइट ने कही, तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर पॉल वाइट AEW के रेवोल्यूशन पेपर में कौन से रेसलर को रिवील करते हैं, जो कि प्रोबेबली AEW कंपनी ज्वाइन कर सकता है। पर इसके बाद हमें AEW के विमेंस टूर्नामेंट का फाइनल्स मैच देखने को मिला, जो मैच नायला रोज और रायो मिजुनामी के बीच में था। और जो कोई सुपरस्टार ये मैच जीतता, वो हिकारू शिरा के AEW विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाता, जिससे आगे चलकर AEW के रेवोल्यूशन पेपर में हिकारू शिरा के विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका मिलने वाला था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस सरप्राइजिंगली ये मैच भी AEW के विमेंस डिवीजन से काफी बढ़िया मैच रहा। और यहाँ पर इस मैच के शुरुआत में हमें रायो मिजुनामी की तरफ से काफी बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। पर हर बार की तरह ही नायला रोज ने इस मैच में अपने साइज का एडवांटेज लेते हुए इस मैच में अपना कमबैक कर लिया, जिसके बाद इस मैच के आखिर तक नायला रोज ने ही इस मैच में डोमिनेट किया है। और इसी बीच हमें रायो मिजुनामी की तरफ से नायला रोज के कई सारे तगड़े मूव्स के ऊपर किकआउट भी देखने को मिला। और इस मैच के आखिर में जब रायो मिजुनामी के नायला रोज के ऊपर फिनिशर लगाने के बाद भी नायला रोज ने किकआउट किया, तब रायो मिजुनामी ने ये मैच काउंटआउट के सहारे जीतने का सोचा, पर रायो मिजुनामी वो भी नहीं कर पाई। और इस मैच के आखिर में रायो मिजुनामी ने नायला रोज के ऊपर अपना फिनिशर गिलिटिन लेग ड्रॉप लगाया। और यहाँ पर नायला रोज को पिन कर रायो मिजुनामी ये मैच जीत चुकी है। और ये मैच देखने के बाद तो कहना पड़ेगा कि गाइज AEW के इस विमेंस टूर्नामेंट ने AEW के फीमेल रेसलर्स की रेसलिंग करने की कैपेबिलिटी बढ़ा दी है।
पर ये मैच खत्म होने के बाद विनर को ट्रॉफी हैंडओवर करने के लिए हिकारू शिडा रिंग के अंदर आ गई और हिकारू शिडा की तरफ से ट्रॉफी लेते हुए रायो मिजुनामी काफी खुश दिखाई दे रही थी। पर ट्रॉफी लेने के बाद सरप्राइजिंगली रायो मिजुनामी ने हिकारू शिडा के ऊपर ही अटैक कर दिया, जिसके बाद हिकारू शिडा ने भी अपने डिफेंस में रायो मिजुनामी के ऊपर अटैक किया और इस सेगमेंट के आखिर में हमें चैलेंजर और चैंपियन दोनों के ही बीच में काफी बढ़िया स्टेयर डाउन देखने को मिला है। पर इसके बाद हमें टोनी शिवानी स्टिंग का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी ने स्टिंग से पूछा कि स्टिंग हाल फिलहाल में कैसा फील कर रहे हैं और क्या स्टिंग को लगता है कि स्टिंग रेवोल्यूशन पेपर में अपना 100% दे सकते हैं या नहीं। जिस सवाल का जवाब देते हुए स्टिंग ने कहा कि स्टिंग को ऐसा लग रहा था कि प्रोबेबली स्टिंग आज के बाद कभी रेसल नहीं कर सकते, पर ब्रायन केज के हाथों एक पावर बम खाने के बाद स्टिंग का पूरा रिंग रस्ट खत्म हो चुका है और अब स्टिंग AEW के रेवोल्यूशन पेपर में कम्पीट करने के लिए 100% फिट फील कर रहे हैं। जो बात यहाँ पर स्टिंग कर ही रहे थे, लेकिन तभी सरप्राइजिंगली यहाँ पर रिकी स्टार्क्स आ गए और रिकी स्टार्क्स ने स्टिंग से बात करते हुए कहा कि रिकी स्टार्क्स को लगता था कि स्टिंग 100% क्लियर नहीं है, पर फाइनली एज ए साइन ऑफ रिस्पेक्ट रिकी स्टार्क्स भी मानते हैं कि स्टिंग रेसल करने के लिए टोटली क्लियर है। पर अब भी रिकी स्टार्क्स को लगता है कि स्टिंग आइकॉन नहीं है। जो बात कहकर रिकी स्टार्क्स ने स्टिंग को एक स्लैप लगाई, जिससे गुस्सा होकर स्टिंग ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर काफी तगड़ा अटैक करना शुरू कर दिया और यहीं पर स्टिंग ने रिकी स्टार्क्स के ऊपर अपना फिनिशर स्कॉर्पियन लॉक भी लगाया। पर यहाँ पर स्टार्क्स को बचाने के लिए विल हॉब्स और हुक आ गए और तभी पीछे से ब्रायन केज आकर स्टिंग के ऊपर अटैक करना चाहते थे। पर इससे पहले कि ब्रायन केज स्टिंग को कोई डैमेज पहुंचाते, डार्बी एलन यहाँ पर आ गए और डार्बी एलन ने ब्रायन केज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और यहीं पर डार्बी की मदद करते हुए स्टिंग ने भी ब्रायन केज के ऊपर अटैक किया और ब्रायन केज रिंग के बाहर चले गए और ऐसे ही ये सेगमेंट खत्म हुआ, जिससे कहना पड़ेगा कि AEW ने रेवोल्यूशन पेपर में होने वाले स्ट्रीट फाइट मैच को काफी अच्छी तरीके से हाइप कर दिया है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर AEW के रेवोल्यूशन पेपर में होने वाले फेस ऑफ द रेवोल्यूशन लैडर मैच का एक क्वालिफाइंग मैच देखने को मिला और यहाँ पर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 मैक्स कैस्टर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइज ये मैच इन दोनों ही सुपरस्टार्स को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देने का एक गोल्डन चांस था और यहाँ पर इस मैच में इन दोनों ही सुपरस्टार्स ने अपना 100% दिया है। पर जहाँ तक बात थी इस मैच की विनर की, तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच के आखिर में जैक एवंस ने आकर डार्क ऑर्डर के नंबर 10 के ऊपर एक स्पीकर से अटैक किया और इसी का फायदा उठाकर मैक्स कैस्टर ने नंबर 10 को पिन कर दिया है और अब मैक्स कैस्टर AEW के फेस ऑफ द रेवोल्यूशन मैच के लिए क्वालिफाई हो चुके हैं। पर इसके बाद हमें पता चला कि जैक एवंस ने ये सब मैट हार्डी के कहने के ऊपर किया है, क्योंकि मैट हार्डी ने कहा था कि मैट हार्डी किसी भी तरीके से डार्क ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। पर इसके बाद हमें मीरो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जिस सेगमेंट में बात करते हुए मीरो ने अपने अपकमिंग रेवोल्यूशन पेपर में होने वाले मैच को हाइप किया और अब फाइनली टाइम हो चुका था AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर मैट हार्डी और मार्क क्वीन मिलकर एडम हैंगमैन पेज और डार्क ऑर्डर के जॉन सिल्वर को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस शुरुआत से लेकर आखिर तक ये मैच एकदम देखने लायक मैच रहा और इस मैच में भी हमें कुछ बहुत ही बढ़िया स्पॉट्स देखने को मिले हैं कि जब इस मैच में मैट हार्डी चाहते थे कि एडम हैंगमैन पेज टैग कर मैट हार्डी को फेस करे, तो मैट हार्डी ने मार्क क्वीन से टैग लेने से मना कर दिया और यही एक टाइम के लिए एक्सीडेंटली मार्क क्वीन ने मैट हार्डी के ऊपर ही अटैक कर दिया। पर जब मैट हार्डी को लगा कि मार्क क्वीन इस मैच में डोमिनेट कर रहे हैं, तब मैट हार्डी ने मार्क क्वीन से टैग ले लिया। पर इसके बाद हमें पता चला कि एडम हैंगमैन पेज इस मैच में मैट हार्डी को लाने के लिए मार्क क्वीन के हाथों खुद से मार खा रहे थे और जब इस मैच के आखिर में एडम हैंगमैन पेज मैट हार्डी के ऊपर अपना फिनिशर लगाने के लिए तैयार थे, तब जॉन सिल्वर ने एडम पेज से टैग ले लिया और दूसरी तरफ से मार्क क्वीन इस मैच में लीगल हो गए, जिसके बाद जॉन सिल्वर ने मार्क क्वीन के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और ज्यादा देर ना लगाते हुए एडम हैंगमैन पेज ने मार्क क्वीन से टैग लेकर मार्क क्वीन के ऊपर अपनी बकशॉट लैरिएट लगाई और यहाँ पर मार्क क्वीन को पिन कर एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं। और इस मैच के दौरान हम मैट हार्डी का चेहरा देख सकते थे कि मैट हार्डी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज के सामने नहीं आना चाहते थे। पर ये मैच खत्म होने के बाद जब एडम हैंगमैन पेज अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तब मैट हार्डी ने पीछे से आकर जॉन सिल्वर और एडम हैंगमैन पेज के ऊपर अटैक किया और यहाँ पर इस अटैक के दौरान मैट हार्डी कह रहे थे कि मैट हार्डी हैंगमैन पेज को फिजिकली और फाइनेंशियली दोनों ही तरीके से डिस्ट्रॉय कर देने वाले हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सरप्राइजिंगली डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स आ गए और डार्क ऑर्डर के सभी मेंबर्स ने मिलकर मैट हार्डी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया और डार्क ऑर्डर को यहाँ पर देखकर कसिनो टैग टीम बैटल रॉयल मैच की सभी टैग टीम्स एक के बाद एक यहाँ पर आ गई, जिसके बाद हमें इन सभी टैग टीम्स के बीच में काफी बड़ा ब्रॉल देखने को मिला। और इसी तरीके से इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया और माना कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें जॉन मॉक्सली और केनी ओमेगा के बीच में कुछ नहीं देखने को मिला।
पर फिर भी यह डायनामाइट शो AEW के रेवोल्यूशन पे पर व्यू के लिए काफी बढ़िया गो होम एडिशन शो था। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। लेकिन गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?